Good morning, everyone. Now, Am I audible now? Am I audible now? Okay, fine. Then what I was telling is, हमने नंबर ऑफ डिविजर्स का फॉर्मूला लास्ट क्लास में कर लिया था, है ना। नंबर ऑफ डिविजर्स के बाद में अब जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ सम ऑफ डिविजर्स। सम ऑफ डिविजर फंडा सिंपल, जैसे कि 24 है, मैंने शायद एग्जांपल भी दे दिया होगा, आई एम नॉट श्योर 100%। जैसे 24 का अपन एग्जांपल कर रहे थे, हाँ 24 में अपन ने ये देख लिया था भाई साहब कि टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स 8, वो 8 डिविजर्स ये सारे थे। इन 8 डिविजर्स का सम निकालना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24, इन 8 डिविजर्स का सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो फंडा इसमें ये है, सम ऑफ डिविजर्स का जो फॉर्मूला है वो कैसा है, जीपी का फॉर्मूला आपको याद है ना। जीपी के फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, जीपी का ही कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। P1 प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर P1 की पावर n1 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय P1 - 1। जैसे जीपी का फॉर्मूला होता है ना, r की पावर n-1 अपॉन में r - 1, वैसा ही फॉर्मूला उससे मिलता जुलता फॉर्मूला। ये कहाँ किया था भाई हमने? और P2 रेज टू द पावर n1 n2 + 1 -1 अपॉन में P2 - P3 की पावर n3 + 1 -1 अपॉन में P3 - 1। और ये आपको करना पड़ेगा हर एक प्राइम नंबर तक जाने के लिए, जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे सबका। जैसे एग्जांपल इसी का ले लेता हूँ, एग्जांपल सम ऑफ डिविजर्स इसी का ले लेता हूँ। इसका सम ऑफ डिविजर्स ऑफ सम ऑफ डिविजर्स ऑफ 10 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल के कितने डिविजर्स हैं भाई? 10 फैक्टोरियल के 270 डिविजर्स। अब उन 270 डिविजर्स का एडिशन क्या होगा, दैट आई नीड टू आइडेंटिफाई। तो मेरा 10 फैक्टोरियल जो होता है वो मुझे पता है कि 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर 8, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 1 लिख सकता हूँ। बेटा हमने कहाँ किया था ये सम, कहाँ किया था, क्या किया था? नंबर ऑफ डिविजर्स का फॉर्मूला किया था, सम ऑफ डिविजर्स का फॉर्मूला कहाँ किया था यार? हमने सम ऑफ नंबर ऑफ डिविजर्स का फॉर्मूला किया था, नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला, जो भी आप बोल, ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में किया था भाई मेरे। ये जिसका एप्लीकेशन यहाँ नीचे है। अब इसमें सम ऑफ डिविजर्स का जो फॉर्मूला है वो बोलता है कि जो सम होगा वो होगा मेरे पास 2 रेज टू द पावर 8 + 1 -1 2 - 1 3 रेज टू द पावर 4 + 1 -1 अपॉन में 3 - 1 5 रेज टू द पावर 2 + 1 -1 अपॉन में 5 - 1 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 1 + 1 -1 अपॉन में 7 - 1। तो ये ओवरऑल आने वाला है 2 की पावर 9, 512, 511/1 into 3 raised to the power 5, 243, 242 divided by 2 into 5 raised to the power 3, 124/4 into 7 raised to the power 48
कौन में 6, दैट इज योर आंसर फाइनली। ये जो 270, ये जो 270 यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजर्स होंगे, ये 270 डिविजर्स का जो सम है, इनका जो सम है वो यहाँ पे आ जाएगा भाई। 270 का डिविजर्स का जो सम है वो ये, दैट इज योर फॉर्मूला फॉर सम ऑफ डिविजर्स। कैसे आया बताऊंगा नहीं बताऊंगा, डिपेंड करेगा, पहले फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीख लो, मैं बता दूंगा। पहले फॉर्मूला लिखो। ठीक है, लिख लिया, पढ़ जाऊँ आगे। चलो मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ इसमें कि कैसे अपन ने निकाला। जैसे 24 था, 24 को मैंने 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 लिखा था। इसमें अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 होते। अब अगर मैं सम का बात करूं और नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 कैसे होते हैं, तो मैंने ये आपको बताया था, रीजन भी बताया था, 8 फॉर्मूला कहाँ से आया था। जो भी फैक्टर होगा वो 2 की पावर n1 और 3 की पावर n2 टाइप का होगा, जिसमें n1 की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी 0, 1, 2, 3 मैक्सिमम तक, और n2 की वैल्यू वेरी कर रही थी 0 और 1, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 1 अलाउड है तो ये 0 और 1, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 3 अलाउड थी तो 0, 1, 2, 3। तो इसीलिए हमने बोले थे कि इनके कॉम्बिनेशन कितने आ रहे थे, तो 4 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 4 इंटू 2 मिलके 8, 4 इंटू 2 मिलके 8 हो रहे थे। तो ये नंबर ऑफ डिविजर्स आ रहे थे। मतलब बोले तो कॉम्बिनेशन की बात करूं तो 2 की पावर अगर 0 लूंगा तो 3 की पावर 0 ले सकता हूँ, ये 2 की पावर 0 लूंगा तो 3 की पावर 1 ले सकता हूँ, ये। तो 2 की पावर 0 के दो कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, सॉरी, फिर 2 की पावर 3 के कॉम्बिनेशन, यही आएंगे। ये सारे 8 आपके पास जो रूट्स आते हैं वो 8 रूट्स ही आते हैं। अब देखना इसमें थोड़ा सा, एक मल्टीप्लीकेशन में लिख रहा हूँ 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये कहाँ से आया? तो जो 2 की पावर है मैक्सिमम वो पॉसिबल है 3, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 को ऐड किया, और जो 3 की पावर है वो पॉसिबल है 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, और इन दोनों को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या है? एक्चुअली ये 2 की पावर 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 0 3 की पावर 0 मिलेगा, प्लस 2 की पावर 0 3 की पावर 1, फिर 2 की पावर 1 3 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 3 की पावर 1, एंड ऐसे करते करते लास्ट आपके पास आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, जो कि ये हो। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे 8 लिख के रखे हूँ, ये 8 ही तो यहाँ पे है, और टोटल 8 डिविजर्स भी आने ही वाले। वो डिविजर्स यही है जो हम 4 इंटू 2 यहाँ पे काउंट कर रहे हैं,
दिस इज आवर काउंट, 4 into 2 इज काउंट। वो 4 into 2 आ क्या रहे, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने सिर्फ काउंट लिखा था, यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल पूरे के पूरा वो डिविजर्स ही लिख दिया है एक्चुअली जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका। ठीक है, तो अगर आपको ये निकालना है तो ये एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये बोलेगा कि भाई चलो इसको निकालने के लिए मैं निकाल देता हूँ जीपी। जीपी क्यों लगा देता हूँ, क्योंकि ये भी एक जीपी बनने वाली है और ये भी एक जीपी बनने वाली है। ठीक है, तो जीपी बनेगी तो क्या होगा, ये 2 की पावर, फर्स्ट टर्म तो 1 ही आने वाली है इसमें, दिस इज फर्स्ट टर्म 1, इसमें भी फर्स्ट टर्म 1, जो भी आप लेने वाले हो हर एक में 1 ही आने वाला है। तो r की पावर n, r is 2, n is 4, 3 plus 1, राइट। क्यों 3 plus 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 पावर और 0 पावर भी इंक्लूड करेंगे तो 3 plus 1 मतलब 4 आएगी। एक ज्यादा टर्म आएगी जो पावर रहेगी उससे, डिवाइडेड बाय 2 minus 1 मल्टीप्लाई बाय, इसका सम करोगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 1 plus 1 minus 1 अपॉन में 3 minus 1, कुछ इस तरीके से करेंगे। अब अगर इसी की जगह आपके पास मान लो कोई ऐसा नंबर 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 10, 7 की पावर 2, इसका अगर आप सम ऑफ डिविजर्स निकालना है तो 2 की पावर क्या क्या पॉसिबल है, आप बोलोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 4 तक पॉसिबल। इसको मल्टीप्लाई कर दो सर, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 5 तक पॉसिबल है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कर दो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 टिल 5 की पावर 10, और फिर 7 की पावर 0 से लेके 7 की पावर 2। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया मैंने, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हर एक वेरिएबल के लिए, या हर एक वेरिएबल नहीं सॉरी, हर एक प्राइम नंबर्स के लिए अपन ने यूज कर लिया। इसका सम निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5, तो 2 की पावर 5 minus 1 2 minus 1, इसका 3 की पावर 6 minus 1 upon में 3 minus 1। Why 6? Because the total number of terms here is 6. Because the highest power of 3 is 5, hence the total number is 6. Into 5 की पावर 11 minus 1 upon में 5 minus 1 and 7 की पावर 3 minus 1 upon में 7 minus 1। और यही जो है वो फॉर्मूला है अपना, आप फॉर्मूले से डायरेक्ट निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया उसको निकालने का कि भाई जो 8 काउंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये जो 8 काउंट हम यहाँ पे ले रहे हैं वो 8 काउंट एक्चुअली, इसको जब आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 काउंट आएंगे, फिर इसको जब आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 काउंट आएंगे। तो काउंट को मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल काउंट नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज ही लिख दी, कुछ इस तरीके से इसको समझो आप। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया। सर आपने सेकंड स्टेप से फर्स्ट स्टेप आपने कॉमन लेके किया है ना, लाइक 2 3 पहले सब कुछ ऐड किया फिर 3 ये वाला, हाँ हाँ इस स्टेप से। अरे भाई इसमें जीपी का फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट ही। नहीं वो तो बाद में किया, मैं बोल रहा हूँ ब्रैकेट्स में डालने के लिए कॉमन लिया ना 3 raised to 0 प्लस 3 raised to 1, क्योंकि सब में वही टर्म आएगा ना, जैसे फैक्टराइज करते हैं। कॉमन क्या लिया, कॉमन कुछ नहीं लिया, कॉमन कहाँ लिया सर सपोज सारे ऑल ऑफ द टर्म्स में 2 raised to 0 2 raised to 1 2 raised to power 3, उसमें 3 raised to power 0 आएगा ना सामने, तो उसको कॉमन लिया फिर ऐड कर दिया, जैसे फैक्टराइजेशन में करते हैं। अरे नहीं भाई, तो उल्टा समझ रहा है, इसमें से कॉमन नहीं लिया, ये सारे मैंने लिखे हैं यहाँ पे आए, इसकी हेल्प से ये आया है, इसकी हेल्प से ये थोड़ी आया है। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को तो मुझे ये सारी टर्म्स मिलने वाली है, ये सारी टर्म्स यही वाली होने वाली है। तो मुझे पता चल गया कि ये जो आएगा मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज आवर सम ऑफ डिविजर्स। तो अब इसको निकालने के लिए मैंने डायरेक्टली क्या किया, तो मैंने जीपी लगा दी यहाँ। अच्छा ओके, मैंने कॉमन नहीं लिया, मैं यहाँ से यहाँ नहीं गया हूँ भाई, मैं यहाँ से यहाँ आपको रिलेट करके बताया हूँ कि कैसे ये जो 8 है ये 8 के 8 यहाँ पे आ जाएंगे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा ओके सर। तो फर्स्ट स्टेप आपको कैसे लिखे फिर आप डायरेक्टली ऐसे ही? वो तो पता है ना मेरे को, इसलिए तुमने बताया कि आप भी उसको इस तरीके से समझो कि नहीं, ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट आपके पास ये आएगा जो कि सारे इंडिविजुअल डिविजर्स हों। अच्छा जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई इसको मल्टीप्लाई बाय इसको मल्टीप्लाई बाय इसको मल्टीप्लाई बाय इसको करोगे तो जो फाइनली जितने भी टर्म्स लिखी हुई रहेंगी वो सारी डिविजर्स रहेंगी उसकी।
तो इनका सम हमको निकालना है, तो इनका सम मैंने यहाँ से डायरेक्ट लगा दिया है, फिर जीपी का फॉर्मूला लगा। अच्छा ओके सर। बेटा यहाँ पे देखो आप, +1 फॉर्मूला नहीं है, +1 तो लॉजिक है। +1 कहाँ से आया, कितनी टर्म्स है इसके अंदर, जरा बताओ मुझे। हर्षिल 4 टर्म है ना भाई। तो जीपी के फॉर्मूले में क्या लगाते हो, r⁻n लगाते हो ना। n का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म है, तो 4 आएगा भाई। बट हाँ, मैंने 3 की पावर से रिलेट किया, तो 2 की पावर से रिलेट किया, तो 2 की पावर 3 थी, तो मैंने इसीलिए 3 के टर्म में लिखा हुआ +1 करके, कि भैया 4 टर्म आएगी। यहाँ पे पावर कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ पे 2, 1 + 1 आएगा, मतलब एक बड़ा हुआ आएगा जो पावर रहेगी उससे। आया कहाँ से, तो आया तो भाई यहाँ से है ना, कि इसमें 4 टर्म है, तो फॉर्मूले में तो 4 ही आना चाहिए। ये रहा फॉर्मूला, और ये रहा फॉर्मूले का एक एप्लीकेशन। लिख लो, एक सेकंड। लिख लिया है। ये भी आपने लिख लिया। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि प्रॉपर डिविजर्स और प्रॉपर फैक्टर, कि 24 अगर नंबर है। अरे यार ये क्या हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम आने लगा, एक सेकंड रुकना है। कि नंबर ऑफ प्रॉपर डिविजर्स कितने होंगे या नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स कितने होंगे। तो 24 अगर है, तो 24 के अगर फैक्टर्स और डिविजर्स की बात करूं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और 24 आएगा। ये डिविजर्स या फैक्टर जो भी आप बोलोगे। प्रॉपर डिविजर्स की जब बात होती है, तो प्रॉपर डिविजर्स में जो होता है, दिस इज नॉट द प्रॉपर डिविजर ऑफ 24। ये प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा 24। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि अगर प्रॉपर डिवीजर पूछ रहा है 24 का, तो जो आपने फॉर्मूला निकाला होगा उस फॉर्मूले में से -1 कर देना। फॉर्मूला मतलब कौन सा फॉर्मूला आपने निकाला भाई साहब, आपने नंबर ऑफ डिविजर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला निकाला। इस वाले फॉर्मूले से आपको क्या करना है, एक माइनस कर देना। एक माइनस इसीलिए करना है क्योंकि नंबर खुद अपने आप का डिविजर्स प्रॉपर डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना कि प्रॉपर डिवीजर का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में जो आपके पास आया है उससे माइनस बनाते हैं। और प्रॉपर फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉपर फैक्टर का मतलब ये हो जाएगा कि भाई 24 भी प्रॉपर फैक्टर नहीं होगा और 1 भी प्रॉपर फैक्टर नहीं होगा। किसी भी नंबर का नंबर खुद भी अपने आप का प्रॉपर डिवीजर नहीं हो, प्रॉपर फैक्टर नहीं होगा, और 1 भी प्रॉपर फैक्टर नहीं होगा। तो जब भी आप प्रॉपर फैक्टर कोई पूछ रहा है तो आप फॉर्मूले में से माइनस करो। ठीक है, ये याद रखना आप। फैक्टर निकालना, डिवीजन निकालना आपको आता है
तो प्रॉपर डिवीजर में द नंबर इटसेल्फ विल नॉट बी काउंटेड, and in proper factor the number itself and 1 will not be counted. अच्छा, चेस बोर्ड वाला और मैंने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम और नंबर ऑफ रोम्बस करवा दिए क्या आपको? अच्छा, वो भी करवा दिए, ठीक है। अब थोड़ी भारी चीज आना चालू हो जाएगी। चेस बोर्ड भी करा दिया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये लिख लिया बेटा फॉर्मूले? इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू इट इन मच मोर डिटेल बिकॉज आई डोंट थिंक सो मेंस के हिसाब से इतना उसमें अपन को टाइम देना चाहिए। मतलब ठीक है, थोड़ा सा अगर कुछ नई चीज आती है तो आप दिमाग लगा ही सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू इट फ्रॉम माय एंड। इसमें अब हम लोग पढ़ते हैं हाँ, एक ही फॉर्मूला से -1 -2 करना, और वो फॉर्मूला जो अपन ने लिखा है वही लिखना। अल्फा 1+1 वाला फॉर्मूला लिखा है ना भाई, ये वाला, ये नंबर ऑफ डिविजर्स का फॉर्मूला। कौन सी प्रीवियस स्लाइड भाई? लेट ज्वाइन किया गया तुम्हें? ये वाली क्या, ये वाली? ये लास्ट क्लास की स्लाइड है, बस ये चीज मैंने ऐड किया है यहाँ, सम ऑफ डिविजर्स, और ये एग्जांपल ऐड किया। देखो, अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा ना, ठीक है। थोड़े थोड़े से लेवल, एकदम एडवांस पे नहीं जाऊंगा, बेसिक चीजें डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनना, बट नहीं ध्यान से सुनोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाओगे, ठीक है। हम मान लो आपके पास 12 आइडेंटिकल बॉल्स, 12 आइडेंटिकल बॉल्स, आपको क्या करना है? 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना, 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कितने नंबर ऑफ वेज होने वाले? इसमें नंबर ऑफ वेज में भी पहला है व्हेन एनी पर्सन कैन गेट any number of balls, any number of balls. And second है when
each person will get at least one ball. तो दोनों में फर्क है, फर्क समझ में आ रहा है लैंग्वेज में आपको? पहला ये बोल रहा है कि भाई किसी को कितने भी मिले, मतलब पहले वाले को ही 12 मिल गई और बचे हुए 2 को एक भी नहीं मिली, या 2 को सारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई और एक को बेचारे को कुछ नहीं मिली। सारे केसेस पॉसिबल है पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में बोला है भाई हर एक आदमी को कम से कम एक तो मिलनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन का एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ, इसके आंसर में बाद में लिखूंगा फाइनली क्या आएंगे, बट इसका एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल कौन सा देता हूँ? एग्जाम्पल देता हूँ यार कि सपोज 6 आइडेंटिकल बॉल्स, 6 आइडेंटिकल बॉल्स को 2 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज आपको निकालना। तो आप बोलोगे यार देखो क्या है, पर्सन 1 है और पर्सन 2, ये 2 पर्सन है हमारे पास। पर्सन 1 और पर्सन 2 को कितनी कितनी बॉलें मिल सकती, मुझे ये बता। पर्सन 1 और पर्सन 2 को मैं बोलूंगा पर्सन 1 को अगर एक भी बॉल नहीं मिली तो पर्सन 2 को कितनी बॉल मिलेगी, जरा बताओ तो। पर्सन 1 को अगर एक भी बॉल नहीं मिली तो पर्सन 2 को कितनी बॉल मिलेगी? 6। अगर पर्सन 1 को 1 बॉल मिली तो पर्सन 2 को कितनी बॉल मिलेगी? 5। 2 4 3 3 4 2 5 1 6 0। यही केस बनेंगे दोस्तों, ये सुनो, इसके अलावा तो और केस नहीं बनेगा। बेटा आंसर मत लिख, प्रकृति गलत है, ये सब ऐसे थोड़ी ना लिखा जाएगा। मैं तो जो समझा रहा हूँ वो समझ अभी सबसे पहले, इतनी जल्दी मत कर आंसर लिखने की कभी भी इस चक्कर। ये क्लियर है? अब मुझे ये बताओ जरा, नहीं 1 बॉल मिलना कंपलसरी नहीं है भाई मेरे, तुम लोग समझ ही नहीं रहे, 2 अलग अलग क्वेश्चन है यार। पहले वाले में नहीं मिलेगी, जरूरी नहीं है कि 1 बॉल मिले कंपलसरी सबको, दूसरे वाले में कंपलसरी है कि सबको कम से कम 1 बॉल मिले। दो क्वेश्चन अलग अलग है ना भाई मेरे। तो मुझे ये बताओ, सिर्फ अगर ये वाला केस में लेता हूँ कि भाई पर्सन 1 को 1 बॉल मिली और पर्सन 2 को 5 बॉल मिली, तो यही काम मैं कितने डिफरेंट तरीके से कर सकता हूँ। मतलब काम क्या है मेरे पास, ये पूरा काम नहीं है, पूरा काम सिर्फ यही है कि पर्सन 1 को 1 बॉल मिले और पर्सन 2 को 5 बॉल मिले। नाउ हाउ मेनी वेज आई कैन कंप्लीट दिस? मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ वेज आई कैन कंप्लीट दिस। कंप्लीट दिस, सारी बॉल आइडेंटिकल है तो आपके पास बस एक ही तो तरीका है, क्योंकि भाई 6 बॉल है, 6 के 6 आइडेंटिकल है, एक उठा के दे देना पर्सन 1 को, बचे हुए 5 दे देना पर्सन 2 को। आपको बॉल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं कि कौन सी बॉल पर्सन 1 के पास जा रही है, ये ध्यान देना यहाँ, कौन सी बॉल पर्सन 1 के पास जा रही है और कौन सी 5 बॉल पर्सन 2 के पास जा रही है, इट डजंट मैटर बिकॉज ऑल द बॉल्स आर आइडेंटिकल। इफ द बॉल्स आर डिस्टिंक्ट देन यहाँ पे एक तरीका नहीं होगा, एक से ज्यादा तरीका। आ रहा है क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर यहाँ पे आइडेंटिकल बॉल्स हैं तो एक ही तरीका होने वाला है, क्योंकि 6 आइडेंटिकल में से एक आइडेंटिकल को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, तो इसीलिए एक ही तरीके से पर्सन 1 और बची हुई 5% 2 के पास जाए। तो मुझे जरा ये बताओ कि अगर यही क्वेश्चन में मैं ये वाला क्वेश्चन लिखता, पहला क्वेश्चन ये लिखता कि नो कंस्ट्रेंट, एनी पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बॉल, एनी पर्सन कैन गेट any number of balls. If there is no constraint with the number of balls. And second case, a person should get at least 1 ball. कि हर एक के पास कम से कम एक बॉल होनी चाहिए। A person should get at least 1 ball. तो मेरे को बताओ इन दोनों का आंसर इसमें क्या होता है? At least
वन बॉल। तो मेरे को पहले वाले का आंसर बताओ और दूसरे वाले का आंसर बताओ। तो पहले वाले का आंसर आपके पास कितना होगा 7 और दूसरे वाले का आंसर होगा 5। ये समझ में आ गया सबको कि 7 क्यों भाई? 7 इसीलिए क्योंकि 7 नंबर ऑफ तरीके हैं, एक ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये और सातवां ये। तो 7 और 5 इसीलिए क्योंकि ये वाला काउंट करो, ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला करो, ऊपर और नीचे वाला काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पर्सन को कुछ नहीं पता। अब भाई साहब यहाँ तो 2 का केस था तो आपने बहुत इजीली लिख दिया। आपने यहाँ 2 का केस था तो मैनुअली काउंट कर। अगर यही मैं नंबर 6 की जगह बढ़ा देता और पर्सन भी बढ़ा देता जो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया था, 12 आइडेंटिकल बॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 पर्संस, ठीक है, 2 क्वेश्चन सेम यही वाले। तो अब इसको मैनुअल कैलकुलेट करना चैलेंजिंग है या नहीं है बताओ जरा। चैलेंजिंग होगा मैनुअल कैलकुलेट करने में तो 12 बच जाएगी, राइट। तो अब क्या करेंगे, अब एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट से इसके फॉर्मूले निकल जाते हैं। क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट से इसके फॉर्मूले निकल जाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट के पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं ताकि कम से कम आप फॉर्मूला निकालना सीखो। कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर सबसे पहले फॉर्मूला क्या आप डायरेक्ट आंसर लिख के निकाल तो सकते हो। तो भाई साहब पहले वाले का जो फॉर्मूला आएगा, दैट फॉर्मूला इज, जहां पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, किसी के पास कितनी नंबर ऑफ बॉल्स भी आ सकती है, दैट इज n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, वेयर n इज इक्वल टू 12। हियर n इज इक्वल टू 12। 12 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो भाई 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। n plus r minus 1 cr minus 1 when there is no constraint about the number of balls, and if there is a constraint about the number of balls, your answer is n minus 1 cr minus 1, n minus 1 cr minus 1। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा के बता देता हूँ, 2 मिनट वेट करना। यहाँ पे अगर मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा तो जरा बताओ तो n की जगह कितना लूंगा और r की जगह कितना लूंगा, जो अपन ने पहले एग्जांपल किया जिसका आंसर 7 और 5 आया। n की जगह कितना लूंगा, n की जगह 6 और r की जगह 2। n की जगह 6 और r की जगह मुझे लेना है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1, विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू 7c1 एंड विच इज फाइनली इक्वल टू 7। इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो n माइनस 1 विच इज 6 माइनस 1 cr माइनस 1 2 माइनस 1 मतलब 5c1 विच इज इक्वल टू डेफिनेटली 5, है ना। फॉर्मूले से भी हमने ये निकाल ली। तो पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14c2। और दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, दूसरे वाले का आ जाएगा 12 माइनस 1 c3 माइनस 1 विच इज 11c2। नंबर दोनों अपने आप में बड़े आएंगे क्योंकि ये आ जाएगा 66 आई थिंक, और ये आ जाएगा 14 इंटू 13/2 तो 13 इंटू 7, राइट। राइट 91 आई थिंक, एक बार कैलकुलेट कर। तो दिस इज द फंडा, दिस इज द फॉर्मूला, एक्चुअली नॉट द फंडा एग्जैक्टली। मैंने इसका एप्लीकेशन सिखाया है, आप इसकी हेडिंग डाल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स। व्हाट इज द हेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल बॉल्स। हाँ ये वहीं से इंस्पायर्ड है। सिद्धांत तूने एकदम सही पकड़ा है बेटा। सिद्धांत बोल रहा है सर ये थोड़ा सा मल्टीनोमियल थ्योरम जैसा फॉर्मूला है ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड इज दैट इन प्लेस ऑफ आर एम वाज देयर। बिल्कुल सही है, वो जो फॉर्मूला निकला है बेटा वो इधर से ही निकला है, जो मल्टीनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला निकला है ना, इसी कॉन्सेप्ट से निकला है।
तो तूने एकदम सही पकड़ा। अब जब तूने इतना पकड़ा है तो थोड़ा दिमाग लगाना कि इन दोनों को रिलेट कैसे कर सकते। मैं ज्यादा जाऊंगा क्लास में तो बहुत ऊपर से निकल जाएगा, तो मैं अभी इस बैच में जाऊंगा नहीं मेंस में, क्योंकि मेंस में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है जनरली। चलो, अब इसको दूसरे तरीके से देखो, इसको दूसरे तरीके से देखो, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको लिख के बताता हूँ। हाँ, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, इसीलिए मैंने वन केस, एक केस में, हर एक का एक एक तरीका होना है। 5+1 के डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका, 4+2 के डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका। इसीलिए मैंने आपको ये मैनुअल कैलकुलेट कराया है कि एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू रिलेट इट भाई, क्या चल रहा है यहाँ। अब इसी को देखने का दूसरा तरीका, आई होप आपने लिख लिया बेटा, सबने ये सारी चीजें लिख ली। इसी को देखने का दूसरा नजरिया दिखाता हूं कि भाई साहब, पर्सन 1 को, यार यहाँ पे नहीं लिखा, दूसरे पेज पे लिखा, इसको नोट कर लो सबसे पहले तो अच्छे से। दूसरे पेज पे लिखता हूँ। इसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका कि भैया मेरे पास 12 बॉल्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल लिखना बहुत जरूरी है, और 3 पर्सन्स थे। पहला डिस्ट्रीब्यूशन था anyone can get any number of balls, any number of balls। और दूसरा तरीका था everyone should get at least one ball। everyone should get at least one ball, ठीक है। क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या भाई? 11C2 66 और 55, भाई 66 ही आना चाहिए ना 11C। इलेवन इंटू, अच्छा 11C2 हो 55 हो, मैंने 12C2 निकाल दिया यार, मैंने 12C2 निकाल दिया था, माइनस 55। चलो, तो यहाँ पे आ जाओ, एनीवन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बॉल्स एंड एवरीवन शुड गेट एटलीस्ट वन बॉल। आइडेंटिकल बॉल्स है, इनके फॉर्मूले आपको पता है, बट इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका देखो। मैं बोलूंगा यार, पर्सन जो P1 है, एक पर्सन भाई साहब P2 है, एक पर्सन भाई साहब P3, ये 3 पर्सन है। मैं बोलूंगा यार, ऐसा करता हूँ, P1 को X नंबर ऑफ बॉल्स दे देता हूँ, P2 को Y नंबर ऑफ बॉल्स दे देता हूँ, और P3 को Z नंबर ऑफ बॉल्स दे देता हूँ। ये बॉल्स का काउंट चलेगा, चलेगा। तो अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पे कि भाई x+y+z कितना होना चाहिए, जरा बताओ तो मैं। x+y+z कितना होना चाहिए? x+y+z कितना होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर 12 होना चाहिए। अरे भाई साहब, कंस्ट्रेंट क्या होना चाहिए? एक्स वाई जेड की वैल्यू पे कोई कंस्ट्रेंट है क्या? यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पे कोई कंस्ट्रेंट है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, कुछ भी नहीं है। बट हाँ, हम मैथमेटिकली इसको ये जरूर लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड जो है मेरे पास, ये जो है ना सर, ये होना चाहिए, एक्स वाई जेड जो है वो होना चाहिए इंटीजर। एकदम सही पकड़, इंटीजर। और क्या जीरो अलाउड है? जीरो अलाउड है यहाँ? या तो इसको आप ऐसे लिख दो कि एक्स वाई जेड शुड बी व्हाट, होल नंबर्स। या फिर इसको आप इसी चीज को ऐसे लिख दो, इसी चीज को आप ऐसे लिख दो, बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स,
ये आ रहा है समझ में? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्यों? क्योंकि जीरो चलेगा इसीलिए, या वॉल नंबर्स भी लिख दो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जनरली ये मैंने ये लिखने का रीजन ये है क्योंकि जनरली इस फॉर्मेट में पूछा जाता है आपसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और अगर यही कंस्टेंट मैं यहाँ पे लिखूं भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होना चाहिए? यहाँ भी 12 होना चाहिए, बट एक्स वाई जेड में कंस्टेंट क्या होना चाहिए? एक्स वाई जेड में कंस्टेंट क्या होना चाहिए? टू शुड बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर्स, या आई कैन also call it as positive integers. Positive integers are natural numbers, ठीक है। तो अगर आपके पास भाई साहब जीरो इज एन इंटीजर, जीरो इज एन इंटीजर भाई मेरे, इसीलिए तो नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं सिर्फ आपको ये क्वेश्चन देता और इसके पीछे की हिस्ट्री कुछ भी नहीं समझाता कि x क्या है, y क्या है, z क्या है, तो क्या आप इसका आंसर अब निकाल सकते हो? क्या मैं सिर्फ ये क्वेश्चन देता कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 है भाई, एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, या फिर मैं बोलता कि भाई पॉजिटिव इंटीजर है, आप ये लिखो या आप ये लिखो, दोनों बातें एक ही हैं, तो क्या आप बिना पीछे की स्टोरी सुने हुए आप आंसर बता सकते हो? Voice is there any disturbance in the voice? Is it okay right now? Clear? चलो बढ़े आगे। सुनाई दे रही है नहीं दे रही है? ऑडिबल ना? चलो, तो मैं ये बोल रहा हूं, am I audible? ओके फाइन फाइन। तो मेरा बोलना ये है, हाँ मेरा बोलना ये है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन देता, या मैं सिर्फ ये क्वेश्चन देता, ऊपर की स्टोरी नहीं समझाता कि 12 बॉल हैं, 3 लोगों को देनी है, किसी को कुछ नहीं जाना चाहिए, मतलब हर एक को कम से कम एक जाना चाहिए, या किसी को कितनी भी, ये सब स्टोरी नहीं समझाता, मैं सिर्फ आपको ये देता, तो क्या आप मुझे आंसर लिख के बता सकते थे क्या होगा? आपको और कुछ जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही जरूरत है। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 12 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 1 C3 माइनस, क्योंकि बात तो वही है ना, आंसर तो यही आना चाहिए ना भाई, क्वेश्चन तो हमारा यही था। मैंने आपको सिर्फ बोला कि इसको समझो, ये आया कहां से? ये आया तो इसी हिस्ट्री से है ना, कि 12 बॉल है, 3 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करना। मैंने इस बार उनको नाम दे दिया कि पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 को XYZ जाना। तो ये आ जाएगा आपके पास वही जो पहले हमने निकाला था 14C2, और ये आ जाएगा आपके पास 11C2। ये आ जाएगा आपके पास 11C2। तो कल से अगर आपको क्वेश्चन ये आया, ध्यान देना, मैं नेक्स्ट पेज में ले जा रहा हूं, फिर वापस इस पेज में लेके आ जाऊंगा। अगर मेरे पास क्वेश्चन ये आया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xr इज इक्वल टू n, वेयर xi, या फिर मैं इसको बोल दूं नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? और साथ में एक और क्वेश्चन, x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xr इज इक्वल टू n नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। तो दोनों के आंसर क्या आने चाहिए? अरे यार दक्ष, यही तो बोला मैं, फॉर्मूला अभी मैंने नहीं बताया, मैं प्रूफ बता दूंगा तो आप इसका एप्लीकेशन नहीं सीख पाओगे। मैंने बोला तो सही आपको कि मैंने ये फॉर्मूले का भाई प्रूफ नहीं बताया है अभी तक ये।
मैंने ये सिर्फ आपको फॉर्मूला ही लिखा है, फॉर्मूले का प्रूफ नहीं। अभी मैं एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ पहले, क्योंकि अगर मैं पहले इसका प्रूफ बताऊंगा आप उधर उतना घुस जाओगे कि इसके एप्लीकेशन में कंफ्यूज हो जाओगे। और माय प्राइमरी एम कि आप पहले फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखो, प्रूफ मैं करा दूंगा बाद में। क्योंकि आप लोग इतना डाउट पूछ लोगे या इतना हो जाओगे कि वो फॉर्मूले की वैल्यू कम हो जाएगी, उसके प्रूफ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। हमको फॉर्मूले की वैल्यू ज्यादा करनी है, प्रूफ की वैल्यू भी करनी है, बट पहले फॉर्मूले की वैल्यू करनी है, ठीक है। मैं प्रूफ नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं उसका एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। आप जस्ट जो मैं बोल रहा हूं उसको सॉल्यूशन दो, अपना दिमाग से मत करो। जो मैं पूछ रहा हूं बस उसी के आंसर देते जाओ। अब बताओ मेरे को जरा इसका आंसर क्या आएगा। इन दोनों का आंसर निकाल सकते हो आप। पहले वाले का आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही पकड़े हो, n+r-1 CR-1। और दूसरे का क्या आएगा? n-1 CR-1। ये दो फॉर्मूले, इन दो फॉर्मूले का हमने उल्टे तरीके से सीखा है भाई, ना तो प्रूफ सीखा अभी तक, और ये फॉर्मूले के पहले एप्लीकेशन सीख लिया अपन ने। ठीक है, किसके? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, n+r-1 CR-1। एंड आई होप आपको पता चल गया n क्या है, r क्या है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो बेटा। और ये रिलेट करना भी आना चाहिए। दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, हाउ आई एम रिलेटिंग दिस क्वेश्चन अंडर दिस कंडीशंस विद दिस कॉन्सेप्ट, कि इन दोनों को मैं इससे कैसे रिलेट कर रहा हूं यहाँ पे। ये रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी, या इसको मैं इससे कैसे रिलेट कर पा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेटा बहुत सारी वेराइटी है इसमें वेदांत, देयर इज मेनी। मतलब अभी बॉल्स आइडेंटिकल है, अभी बॉल्स डिस्टिंक्ट हो जाएगी तो दुनिया अलग हो जाएगी एकदम। आ रहा है समझ में? तो बहुत वेराइटी अभी करेंगे धीरे धीरे। आप सिर्फ उस पे दिमाग लगाओ जो मैं बता रहा हूं, या इसमें कुछ डाउट है जो मैं बता रहा हूं उसके अंदर, क्योंकि ये पार्ट बहुत डिफिकल्ट है समझना। मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर अपने आप में डिफिकल्ट है। बिल्कुल सही वेदांत, इसके बहुत सारे तरीके हैं। मतलब आई डू नॉट वांट टू मेक। बिल्कुल सही। हाँ, यू कैन रिलेट हर्षिल लाइक दिस कि x1 x2 xr आर पीपल, या यू कैन से डिफरेंट थिंग्स। या बिल्कुल सही, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स। इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये होता है लॉजिकल, अगर इसका मीनिंग निकाले तो इसका लॉजिकल मीनिंग ये भी हो सकता है कि आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल थिंग्स टू आर पीपल अंडर डिफरेंट कंडीशंस। डेफिनेटली पहले वाले में नो कंस्ट्रेंट, एनी वन कैन गेट एनी नंबर ऑफ बॉल्स। सेकेंड वन, एवरीवन शुड गेट एटलीस्ट वन बॉल्स। इसको रिलेट कर सकते हो आप इस तरीके से, या मैथमेटिकली इसको इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। बढ़ जाऊं आगे? लिख लिया ये फॉर्मूला? इसका एक एप्लीकेशन बता देता हूं। आप ये प्रीवियस स्लाइड भी देख लो बेटा। क्वेश्चन छोटा है, डाटा छोटा है, तो हमेशा मैनुअल निकालने का चांस मिलता है बेटा। इस बार जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था वो इन फॉर्मूले पे बेस्ड ही आया था। ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे ना, n+r-1 CR-1 एंड n-1 CR-, इन फॉर्मूले पे बेस्ड ही जेई एडवांस में क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके अलावा जो मुझे लग रहा है ना, कि नहीं ये भी अपन पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा मेंस के लिए, वो मैं सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। पूरा टोटल टिपिकल पीएनसी जो होता है जैसे एडवांस के लिए कवर कर लेते हैं अपन, मैं वो कवर नहीं कर रहा हूँ। मेंस तक का एनसीईआरटी मैंने कवर कर लिया। एंड नाउ व्हाटएवर आई फील के दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दोज कैन कम इन जेई मेंस,
अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, दोस आई एम टीचिंग यू राइट नाउ। हाँ बिल्कुल मिल सकता है हर्षल। चलो बढ़ जाऊं आगे। इसमें कंस्ट्रेन कभी कभी क्या आता है, कंस्ट्रेन ये आता है कि भाई x1 x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30 है। अगर मेरा पहला क्वेश्चन ये हो जाता कि एक्स वाई जेड जो है बिलोंग्स टू वॉल नंबर्स है, तो आंसर कितना आता। दूसरा, अगर मेरा क्वेश्चन ये हो जाता कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो क्या आ जाता। तीसरा मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या आएगा। पहले दो के आंसर आप निकाल सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, करेक्ट। पहले वाले का है 30 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। दूसरे वाले का है 30 माइनस 1 C3 माइनस 1। करेक्ट, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं भाई। ये तो जो अभी तक अपन पढ़ते हुए आ रहे थे वही था एज इट इज। अब मेरे पास आगे वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट ये है भाई साहब कि एक्स जो है वो तो ठीक है, 0 या 0 से बड़ा। वाई जो है वो 1 से बड़ा, मतलब 1 या 1 से बड़ा। और जेड जो है वो 2 या 2 से बड़ा। अब तो क्वेश्चन अलग आ गया, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग नहीं सकता। ठीक है, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला। अब क्या करेंगे अगर ऐसी वेरिएशन दे दी तो। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो क्वेश्चन कैसा आ गया कि भैया राम है, श्याम है और घनश्याम है। राम, श्याम, घनश्याम, तीन लोग हैं। राम को, मेरे पास 30 बॉल हैं, टोटल 30 बॉल्स हैं। 30 बॉल्स को मेरे को राम, श्याम और घनश्याम को देनी है। अब राम, श्याम और घनश्याम को कुछ इस तरीके से देनी है कि भैया राम के पास ना हो सकता है एक भी बॉल ना हो तो भी चल जाएगा। मैं राम के पास एक भी बॉल ना हो, मतलब 0 बॉल होगी तो भी चलेगा, और 0 से ज्यादा भी जो भी रहेगी तो चलेगा राम के पास। श्याम के पास भैया एक या एक से ज्यादा बॉल होनी कंपलसरी है ना। श्याम के पास एक या एक, ये वाला केस बनता है। राम का ये वाला, और घनश्याम को 2 या 2 से ज्यादा देना है मेरे को कंपलसरी। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड, अगर मैं एक्स वाई जेड तीनों को दे रहा हूँ, एक्स राम को दे रहा हूँ, वाई श्याम को दे रहा हूँ, जेड घनश्याम को दे रहा हूँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30 तो होनी चाहिए, बट अंडर दिस कंडीशन होनी चाहिए। आ रहा है क्या समझ में। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आया तो कुछ इस टाइप से आ सकता, मैं जस्ट आपको रिलेट करके बताऊं। ये अदरवाइज मैथमेटिकल क्वेश्चन ये है, ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x y z ऑल थ्री बिलोंग्स टू इंटीजर। अपने आप सारी कंडीशंस। अब इसमें क्या करेंगे, तो अब इसमें थोड़ा देखो आप, इसकी वैरायटी देखना आप कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर आप कर रहे हो 30, तो हो सकता है x आपके पास 0 हो, y आपके पास सपोज 10 हो और z आपके पास 20, या ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया आपके पास 3 और ये हो गया 22। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके पास आ सकते हैं अंडर अपनी अपनी कंडीशंस। वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको निकालने, ये एक केस हो जाएगा, ऐसा ये एक केस हो जाएगा, ऐसा ये एक केस हो जाएगा। ऐसे जितने केस बनेंगे वो आपका आंसर होंगे। करेक्ट, इतना समझ में आ गया कि ऐसे जितने भी केस बनेंगे अब वो केस आपको निकालने। यहाँ पे मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एक नया वेरिएबल लेके आ रहा हूँ मैं, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। क्यों लेके आ रहा हूँ, और इनफैक्ट कैपिटल एक्स की मेरे को जरूरत नहीं है, कैपिटल एक्स लेके नहीं आता हूँ, मैं लेके आता हूँ कैपिटल वाई। कैपिटल वाई इसीलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि देखो एक्स में कंस्ट्रेंट क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन तीनों में ये जो आपने ये देखा था और ये देखा था, इन तीनों का नेचर सेम था। पहले वाले में एक्स वाई जेड तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थे, दूसरे वाले में एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थे। तो कैपिटल वाई जो है, कैपिटल वाई की वैल्यू में ले लेता हूं भाई स्मॉल वाई माइनस, कैपिटल वाई जो है मेरे पास स्मॉल वाई माइनस 1 है। मतलब यहाँ पे ये जो x की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू और ये z की वैल्यू थी। ठीक है, अब मैं कैपिटल स्मॉल y की जगह कैपिटल Y को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और रीजन ये है कि कैपिटल Y की जो वैल्यू है मेरे पास वो 1 या 1 से बड़ी है। तो बताओ तो जरा इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी पॉसिबल होगी।
अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 1 पॉसिबल है तो इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा, 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूं कि y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके आ गया मैं, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली z एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूं, कैपिटल Z, और मैं बोलता हूं यार स्मॉल z -2 ले लो इसको। क्यों ले लो? क्योंकि स्मॉल z की मिनिमम वैल्यू 2 थी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रहा है क्या समझ में? तो अब जरा आप देखो कि अगर मैं यहां पे ये लिखूं और स्मॉल y की वैल्यू में दे दूं y+1, सॉरी स्मॉल y की वैल्यू में दे दूं कैपिटल Y+1, और स्मॉल z की वैल्यू दे दूं कैपिटल Z+2, और इसी इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट कर दूं, तो मेरे पास स्मॉल x तो एज इट इज, कैपिटल Y+1 कैपिटल Z+2 इज इक्वल टू 30। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि स्मॉल x प्लस स्मॉल y कैपिटल Y प्लस कैपिटल Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27। और इसमें कंडीशन क्या आएगी, इसमें कंडीशन ये आएगी बेटा, हाउ डिड आई गेट, इसके बारे में मैं समझाऊंगा, पहले जो चीज मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस तो करो। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है, तीनों की वैल्यू 0 1 2, मतलब वोल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये रीजन क्या था, यहाँ पे y-1 चूज करने का रीजन क्या था, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 थी, तो 1 में से 1 माइनस करूंगा तो मैं 0 लेके आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो x की वैल्यूज भी है, x की वैल्यू कहां से लाई कर रही, x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 0 1 2 ये लानी है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों की जो वैल्यूज है सेम मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करवा दी, क्योंकि अब मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं जो मैंने यहां पे लगाया फर्स्ट वाले में। क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 27 प्लस 3 -1 C 3 -1 विच इज 29 C2। अब यहां पे एडवांटेज देखना, ये तो आंसर आ गया, बट आंसर ये क्यों आया, ये आंसर क्यों आया, क्योंकि देखो भाई यहां पे अगर ये वाला केस था कि स्मॉल x की वैल्यू 0 है, स्मॉल y की वैल्यू 10 है, स्मॉल z की वैल्यू 20, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास यहां से ये सॉल्यूशन आता हुआ नजर आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 9 है, और इसकी वैल्यू 19 है। तो यहां से अगर ये जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा कि भाई इसकी वैल्यू, पहले की वैल्यू 0 है, दूसरे की 9 है और तीसरे की 19 है, तो डेफिनेटली सम 27 आ रहा है। इसी के करस्पॉन्डिंग हमको कैपिटल वाई और कैपिटल जेड से मतलब नहीं, हमको स्मॉल वाई और स्मॉल जेड से मतलब है। तो स्मॉल वाई और स्मॉल जेड की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। तो जो भी वैल्यू आपके पास यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल जेड की आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्मॉल वाई और स्मॉल जेड की आ जाएगी, बट अंडर दिस कंस्ट्रेंट आ जाएगी भैया, क्योंकि आपने डिफाइन इस तरीके से किया होगा। तो हम फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाने के लिए हमने ये किया है भाई, फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाने के लिए हमने क्या किया है, ये सेम वेरिएबल तक लेके आ रहा है। अभी समझ में आया सबको कि वो कंस्ट्रेंट को फुलफिल करने के लिए हमको लाना था। तो बस देखो थोड़ा सा स्मार्टली हमने 19 + 9 कितना होगा, 28, तो मैंने कुछ गलती कर दी है क्या, तो ये आ जाएगा, ये 18 आएगा बेटा, ये 18 आएगा, है ना, माय मिस्टेक, दिस विल बी 18, ये 18 के करस्पॉन्डिंग आएगा ना यहाँ पे 20, क्योंकि z -2 है यहाँ पे, मैंने 1 ही कंसीडर कर लिया। बट ओवरऑल फीलिंग आप देखो कि उस नेचर को मैंने कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया कि वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। नोट कर लो इसको, बोलो बेटा। सर तो सारे टर्म्स को होल नंबर फॉर्मेट में लाना था, वैसे करिए। हाँ, या नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में लेके आ जाओ, अच्छा फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। जो भी दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाना है आपको, ये मान लो उस फॉर्मेट में लेके आना। अच्छा ओके सर। सर वो y वाला और z वाला कैसे चूज करेंगे, क्या माइनस करना है, क्या ऐड तो वो तो करेंगे? अपन को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है ना, 0 से स्टार्ट करवाना है इसको, और अच्छा स्मॉल y की वैल्यू कहाँ से चालू हो रही है, 1 से। यस
तो मिनिमम वैल्यू आपको 0 चाहिए, तो किस में से 1 को माइनस करूंगा मिनिमम 0 आ जाएगी। 1 में से 1 को माइनस करूंगा तो 0 आएगी ना। यस यस ओके। तो मिनिमम वैल्यू को मैनेज किया हम। देखो इसी को मैं दूसरे तरीके से करके अगर आपको बताऊं तो ध्यान देना यहाँ पे। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, मैंने ये n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन का मैं दूसरा फॉर्मूला लगा के भी आपको बता देता हूँ। तो मैं x प्लस वाई प्लस जेड ही करता हूँ इज इक्वल टू 30 करता हूँ। y मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है नेचुरल नंबर वाली सी में। तो मैं क्या करता हूँ, एक कैपिटल x को इंट्रोड्यूस करता हूँ जो कि स्मॉल x प्लस 1 कर देता हूँ, और कैपिटल z को इंट्रोड्यूस करता हूँ, ध्यान देना, कैपिटल z को इंट्रोड्यूस करता हूँ जो स्मॉल z माइनस 1 कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ, क्योंकि कैपिटल स्मॉल x की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे कैपिटल x की वैल्यू कहाँ से चालू होगी, कैपिटल x की वैल्यू 1 से चालू होगी, और कैपिटल Z की वैल्यू कहां से चालू होगी, स्मॉल z की 2 से वैल्यू चालू हो रही थी, इसकी भी 1 से चालू होगी। तो ओवरऑल दिस विल कन्वर्टेड टू कैपिटल X माइनस 1 स्मॉल x की जगह, y की जगह y, और z की जगह कैपिटल Z प्लस 1 इज इक्वल टू 30, है ना। यहाँ से स्मॉल z की जगह कैपिटल Z प्लस 1, तो यहाँ पे कैपिटल X प्लस स्मॉल y प्लस कैपिटल Z इज इक्वल टू 30। कंडीशन क्या, कंडीशन है कि तीनों 1 या 1 से बड़े होने चाहिए, ये भी 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, ये भी 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, ये भी 1। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, नेचुरल नंबर वाला जो आपने यहाँ पे लगाया था, n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो आंसर कितना आएगा, 30 माइनस वन सी 3 माइनस वन। देखो आंसर दोनों का सेम आ गया, फॉर्मूला दोनों में अलग लगा क्योंकि कंडीशन मैंने अलग में फॉर्मेट में, आंसर दोनों का सेम आया। तो या तो आप पूरा नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर दो, या तो आप उसको वोल नंबर में, आपकी मर्जी। मैंने आपको दोनों केस करके बता दी कि भाई दोनों फॉर्मूले लगेंगे, बट वो कंडीशन आपको स्मार्टली लेके आनी पड़े। बिल्कुल सिद्धांत जो बोल रहा था वही किया मैंने यहाँ पे। तो अपना अपना तरीका है जिसके साथ भी प्रोसेस आपकी काम करनी चाहिए, आपका दिमाग उस तरीके से काम करना चाहिए, दैट्स ऑल। सर हम बोलो लोगों बेटा। को तो दे रहे हैं y और z का। आवाज कट रही है तेरी, नहीं आ रही। हेलो अभी आए हाँ सर? बोल। सर हम 0.2 दे रहे हैं y और z का, तो हमको लास्ट से जाने का है कि लास्ट में 30 होगा फिर 29 होगा। हमको उससे मतलब नहीं है, वो तो जो आएगा वो आएगा। हमको ये मतलब है कि कंडीशन सारे वेरिएबल के साथ में सेम आनी चाहिए, आइदर दे आर नेचुरल नंबर और दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, आइदर दे आर नेचुरल नंबर और दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप या तो n माइनस वन सी आर माइनस वाला फॉर्मूला लगाओ जो मैंने सेकंड वाले केस में अभी जो सॉल्व किया उसमें लगाया, या तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन जो मैंने पहले सॉल्व किया था उसमें लगाया। कंडीशन वो लेके आनी, ओके एंड अब सर उसके वो हिसाब से वेरिएबल आपको डिसाइड करना। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। यस सर एंड सर वो आपने वो xyz में लिखा है ना वो 0918, हाँ सर वो कैसे आया उसमें सर? ये तो एक केस आएगा ना भाई, अगर 27 सम चाहिए थे को अंडर द कंडीशन के 0 से लेके कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ये एक सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा इसका। हाँ तो इसके करस्पॉन्डिंग तेरे पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड की वैल्यू क्या आएगी, 0 10 और 20 आएगी। हाँ तो मैं जस्ट ये बता रहा था कि इसके हर एक कॉम्बिनेशन के केस में इसका एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड का एक एक कॉम्बिनेशन आता रहे, अच्छा तो तो इसके मतलब जो नंबर ऑफ इसका सॉल्यूशन आएंगे वही इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। ओके तो अपन को आंसर आएगा ना जो बड़ा xyz में आ रहा है। हाँ वही सॉल्यूशन, आपका आंसर यही हो जाएगा। ओके चलो लिख लिया ये पूरा कि तीनों क्वेश्चन के अंडर डिफरेंट कंडीशंस किस तरीके से अपन ने आंसर निकाल के लेके आए। एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, लास्ट क्वेश्चन लास्ट पे, राइट। जल्दी से लिख लो भाई जिसका बाकी है।
कुछ भी कंडीशन देगी यू कैन सॉल्व इट, नो इश्यूज। ठीक है, चलो आगे बढ़ूंगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, should belongs to whole numbers। ये तो अपने आप में दुनिया ही अलग हो जाएगा। आप देखोगे कि अरे यार ये तो अभी तक इक्वल टू सॉल्व कर रहे थे, तो लेस देन इक्वल टू हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड जो भी है वो 30 या 30 से छोटा इसका समेशन आना चाहिए। मतलब इसको एक तरीके से आप देखोगे, ध्यान देना, आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30 भी चलेगा, आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 29 भी चलेगा, आपको x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 28 भी चलेगा। टिल कहां तक चलेगा? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना चलेगा? 0 भी चलेगा। अगर तीनों होल नंबर हैं और तीनों 0 हो गए तो भी चलेगा। अब आप इसके सॉल्यूशन निकालोगे तो इसके सॉल्यूशन कितना आएगा आपके पास? 30 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। इसका कितना आएगा? 29 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। इसका कितना आएगा? 28 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। इसका कितना आएगा? 0 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 32C2, 30C2, सॉरी 31C2, 30C2 और ये आ जाएगा आई थिंक 2C2। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आना चाहिए आइडियली दिस प्लस दिस, जितने भी आएंगे ऐसे केसेस, तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2। टिल कहां तक जाना चाहिए? ये आना चाहिए, करेक्ट बोल रहा? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि आपका आंसर ये आना चाहिए कि सारे केसेस को ऐड करो तो यू विल गेट योर आंसर। इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक सॉल्व करने का तरीका है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट राइट नाउ, नहीं तो आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे और कॉन्सेप्ट की मारा बच जाएगी। तो इसलिए अपन उसमें नहीं जा रहे, मैं आपको दूसरा एक प्यारा सा तरीका बताता हूँ। ये समझ में तो आया सबको? मैंने क्या किया, मैंने बोला यार इसी इक्वेशन को थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करता हूँ और इसको लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड। इसका समेशन तो पता है मेरे को, या तो 30 होगा, या तो 29 होगा, या तो 28 होगा, या तो 0 होगा। तो मैं क्या करता हूं यार, इनका समेशन एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूं मेरी साइड से, उसको नाम देता हूं मैं w। नहीं, w तो ऑलरेडी वोल नंबर यूज कर रहे हैं अपन, मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं एक नया वेरिएबल जिसको नाम दे देता हूं कैपिटल M। और मैं बोलता हूं यार कैपिटल M जो है इसको भी वेरिएबल बना देता हूं। कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी? तो कैपिटल M और इन सब की वैल्यू का समेशन 30 रखता हूं। जैसे कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 30 हुए तो भाई साहब M की कितनी वैल्यू हो जाएगी जरा बताओ तो? 0 हो जाएगी। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 29 रहे तो M की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1 हो जाएगी, या 2 हो जाएगी, या 30 हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे एक्स वाई जेड तो पहले से ही 0 या 0 से बड़े थे। अब मैं बोल सकता हूं ना M भी तो 0 से बड़ा है, तो ये भी तो वोल नंबर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तो 0 से लेकर 30 तक लाई कर रहा है। इसमें x भी 0 से लेकर 30 तक लाई करेगा, y भी 0 से लेकर 30 तक लाई करेगा, z भी 0 से लेकर 30 तक कुछ भी हो सकता है, सिमिलरली m भी हो सकता है। तो अब यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो आप? 30 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1, 33 C3। इसको भी आप सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये आपके पास 33 C3 आएगा, बट विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल आएगा। यहां से ये निकालने का तरीका बाइनोमियल का तरीका होता है। एक तरीका होता है बाइनोमियल में, आई एम नॉट श्योर आपके साथ मैंने डिस्कस किया है नहीं किया, बट क्योंकि मैं कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा था उस टाइम पे। बोलो बेटा। Sir, x, y, and m and z will be whole numbers till 30 ना? 30 मैक्स हाँ वैल्यू हो सकता है each वो का। तो डेफिनेटली यहाँ भी आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं
इसमें एक्स वाई जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। अच्छा 0 to 30 फॉर ईच ऑफ। हाँ डेफिनेटली, वो तो वॉल नंबर है, और समेशन अगर 30 आ रहा है, नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो 30 से ज्यादा किसी की वैल्यू हो ही नहीं सकती वही वो तो यहाँ पे भी ओके रहेगी। ओके। तो ये एक दूसरा तरीका मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। तो कभी भी लेस देन इक्वल टू का तरीका आएगा ना बेटा, इस तरीके से सॉल्व कर लेना। तो इसका मैं एक और दूसरा क्वेश्चन दूंगा सेम वेराइटी में, इस बार वोल नंबर दिया था, नेचुरल नंबर में दूंगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। इसको थोड़ा सोचो बेटा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है, इनका समेशन 30 या 30 से कम है। ये वाला जो मैंने बाद में बताया वो यूज करना है। इधर से आप आंसर कैसे निकालोगे? ये पूरा समेशन का सम निकालने के लिए आपको बाइनोमियल में घुसना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आपने देखा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड या तो 30 हो सकता है, या 29 हो सकता है, या 28 हो सकता है, या 0 हो सकता है। तो मैंने एक नया वेरिएबल एम को इंट्रोड्यूस किया। कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पे, अगर इनकी वैल्यू 30 है तो एम की वैल्यू 0 है, अगर इनकी वैल्यू 29 है तो एम की वैल्यू 1 है, अगर इन सबकी समीशन की वैल्यू 10 है तो एम की वैल्यू 20 है। तो मतलब ये तो इनका भाई हो गया ना अब, कि सबका समीशन 30 आना चाहिए। तो अब जैसे हम निकालते थे होल नंबर का समेशन, उधर से इसको डायरेक्टली रिलेट कर। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन में। बोल बेटा। सर वहाँ 30 केस लास्ट में जब वो 30 एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है आपने, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड? तो वो राइट हैंड साइड में जब m इक्वल 30 लिखा है वो 30 प्लस वाई प्लस जेड, तो वो हाँ 30 के फिर 30 सी टू आएगा ना फिर तो। क्यों भाई, मैंने तो इसका सॉल्यूशन लिखा था ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 का। तो अपन प्लस 30 है ना। प्लस ये तो इसके लिए, ये मेथड ही दूसरी है भाई मेरे, ये मेथड दूसरी थी। ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके लिए, समझाने के लिए कि भाई जब ये 30 रहेगा, जब ये 0 रहेगा। अच्छा तो एम को इंट्रोड्यूस करने वाली ये वाली मेथड है। यहाँ पे मैंने एम को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा, यहाँ तो मैंने 30 लिखा, लेस देन इक्वल टू 30 है, 30 है ये सॉल्यूशन, 29 है ये सॉल्यूशन, इन सबको ऐड कर तो यू विल गेट आंसर। बट ये एम को इंट्रोड्यूस करने का रीजन क्या था, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इसका समेशन जो भी हो, एम का समेशन अगर आपने एम की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग रख दी तो आपको सम 30 मिलता जाएगा। दोनों अलग मेथड है ना, राइट में हाँ दोनों बाइनोमियल। दोनों डिफरेंट मेथड। अब देखो यहाँ पे, अगर यही क्वेश्चन में ऐसा दे देता, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 30 एंड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या मैं इसी को दे देता एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 30 एंड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो करना वही है जो पहले किया था, थोड़ा सा शायद वेरिएशन आ सकता है। अब जरा आप ये दोनों को सॉल्व करके सोच लो कि एक नया वेरिएबल एम को इंट्रोड्यूस करूं, उसमें कंस्ट्रेंट क्या आएगा। कंस्ट्रेंट आप लोग लिखो इस, एक नया वेरिएबल एम को इंट्रोड्यूस करो, देखो उसको कैसे करना। और बुकलेट हो गई है तो एनसीईआरटी चालू कर दो, सॉरी एनसीईआरटी हो गई है तो बुकलेट चालू कर दो।
चलो आई होप आपने कर लिया हो। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डालता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड। इसको सॉल्व करना है, मेरे को नया वेरिएबल यूज करना और ये इक्वल टू लिखना है। तो मैं इक्वल टू कितना लिखूं यहाँ पे, सबसे पहले ये बताओ। यहाँ पे एक्स वाई जेड में मेरे पास कंस्ट्रेंट क्या है, 1 या 1 से बड़ा आना चाहिए। 1 या 1 से बड़ा आना चाहिए, मिनिमम कंस्ट्रेंट 1 या 1 से बड़ा आना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस एम लिखता हूं तो मेरे को अगर यही कंस्ट्रेंट डालना है जो एक्स वाई जेड में है कि चारों में सेम ही कंस्ट्रेंट दे, तो एम की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। एम की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई इनकी मिनिमम वैल्यू 29 आती, इसमें इसको मैं 30 लिख सकता हूं और मैं ये लिख सकता हूं कि एक्स वाई जेड एंड एम ईच वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या तो ये लिख सकता हूं, या तो अब यार आपका ये मन नहीं कर रहा, आपका ये पहला मेथड में लिख देता हूं कि भैया ठीक है, ये मन नहीं कर रहा था आपका, आपका मन ये कर रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम इज इक्वल टू 29 का कर रहा था। तो मुझे जरा ये बताओ कि m की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m इज पॉसिबल हियर। इफ दिस इज 29 तो ये तो बेचारे 1 से बड़े हैं, बट ये जो m है इसको 0 भी होना पड़ सकता है, जब भी तो ये 29 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 30 से छोटी है तो मतलब 29 से स्टार्ट है, 29 हो सकती, 28 हो सकती, टिल जहां तक भी आपको जाना है वहां तक जा सकते हो। आ रहा है क्या समझ में? तो दोनों में ये अंतर है, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? क्योंकि आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते टाइम कैपिटल एम जो है इसको रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल से, तो स्मॉल एम से रिप्लेस कर देता हूं, तो स्मॉल एम में कैपिटल एम प्लस 1 कर देता हूं। तो मेरे पास जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी वो कुछ इस टाइप से हो जाएगी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस स्मॉल एम माइनस 1 इक्वल टू 29। तो मेरे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30, जहां पे एक्स वाई जेड तो पहले ही 1 से बड़े थे, अब स्मॉल एम भी 1 से बड़ा आ गया। तो देखो सेम ही बन गई, क्या फर्क पड़ रहा, स्मॉल एम लू या कैपिटल एम लू। अगर ये कंडीशन सेम यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे भी वही कंडीशन लेके आया, एक्स वाई जेड और एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेम कंडीशन यहाँ लेके आया और इक्वेशन भी सेम बन गई। बननी थी यार, क्यों नहीं बनेगी? आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 30 माइनस 1, इसका भी वही आ जाएगा फाइनली। भले ही आपने कंडीशन अलग अलग ले ली थी, मैनेज हो गया वो, है ना, क्योंकि ये तीनों में, और अगर इसको 29 लिया है तो इसको 0 या 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, 0 पॉसिबल हो पाए। 30 लिया तो पक्का है, क्योंकि 29 से वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आपने ऑलरेडी दे दी है, तो सेम कंडीशन पे आ गया। तो आपको जैसे भी सॉल्व करना है, आपको अपने लॉजिक पे काम करना है। ये चीज मैं नहीं सिखा सकता, आप, मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना सिखा दिया। अब फॉर्मूले में जब क्वेश्चन की वैरायटी आएगी तो वो आप ही को हैंडल करना है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर गलती हो रही है, मतलब आपका एप्लीकेशन पार्ट वीक है, दैट यू हैव टू इंप्रूव विथ प्रैक्टिस। नहीं, अब मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद सोचो ना बेटा, अगर मैं ही एक्सप्लेन करूंगा तो आपके दिमाग पे जोर ही नहीं डरेगा उस चीज का। मैंने आपको बता दिया, सोचो उसके बारे में, जितनी बार भी सोच सकते हो। यही तो आप लोग मार खाते हो कि एग्जाम में स्कोर इसीलिए नहीं होता, फॉर्मूला पता है, अप्लाई नहीं कर पा रहे। दिस इज द केस ऑफ अप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला ओनली, एन प्लस आर माइनस एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। यहाँ भी वही मैंने लगाया है। बट अब फॉर्मूला पता है, उसको अप्लाई कैसे करना है ये भेजा, आपको कनेक्ट करनी है चीजों को। ठीक है, ये समझो उस चीज को थोड़ा सा। हाँ, इस पे सोचना क्यों नहीं करेगी, क्या करेगी, क्या होगा। तू गलत सोच रहा है अगर ये बोल रहा है। कैन लीड टू मोर देन 30 ना, नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, सोच उसको हर्ष। अब जैसे यहाँ पे ये है, तो इसका भी मैं एक ही केस सॉल्व करता हूं। मैं लिखता हूं इसको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम, स्मॉल एम इंट्रोड्यूस करता हूं, इक्वल टू 30 देता हूं।
तो मुझे बताओ तो अब स्मॉल m की वैल्यू कितनी होगी। चलो ये वाला मुझे बता दो कि एक्स वाई जेड तो मेरे पास भैया नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। m की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसमें बताओ जरा। अगर मिनिमम वैल्यू 1 हो गई आप ये देखो ना यार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी। 30 पॉसिबल है, 29 पॉसिबल है, 28 पॉसिबल है एंड सो ऑन। तो अब नया वेरिएबल जब आप इसमें m इंट्रोड्यूस करोगे तो भाई इसकी वैल्यू तो अब 30 करने के लिए 0 लगानी पड़ेगी ना आपको यहाँ पे। तो ये m तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। यस और नो? नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा लिख के देख लो आप। यू आर मतलब इस चीज को सोचने के 1000 तरीके हो सकते हैं बेटा, 1000 वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ इट। इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड हाउ यू थिंक अबाउट दिस। ठीक है, तो यहाँ पे m इज ग्रेटर देन 0। अब इसको बराबर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक कैपिटल m को इंट्रोड्यूस करूंगा जिसको स्मॉल m प्लस 1 कर दूंगा, ताकि अब ये मेरे पास कैपिटल M ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए। और ये इक्वेशन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस कैपिटल M माइनस 1 इज इक्वल टू 30। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस m is equal to 31. Your answer is 31 minus 1 C4 minus 1. अब इस चीज को ग्रिप में बनाने के लिए ना आपको, अगर देखो 100% क्लियरिटी नहीं आती है जब आप बहुत टफ कॉन्सेप्ट या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करते। 100% क्लियरिटी जब आती है जब आपको खुद को क्वेश्चन और आप खुद उसको सॉल्व करो, सोचो उसके बारे में कि नहीं सर ने ये लिखा था ऐसा क्यों है। सिर्फ एक चीज सोच के मत बोल जाओ कि नहीं ये होगा तो ये कैसे होगा, नहीं भाई होगा वो, अगर मैंने लिखा है बुक में लिखा है तो वो होगा। क्यों होगा, या आपकी थॉट में गलती कहाँ है, या आप क्या नहीं सोच पा रहे, वो आपको खुद के दिमाग से डेवलप करनी है। ठीक है, होगा कंफ्यूजन यार, पहली बार में तुमको क्वेश्चन आ जाएगा तो जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है कहां से हो जाएंगे पहली बार में सही। कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल होगा, और कंफ्यूजन को दूर करोगे तो ही तो आप सीखोगे उस चीज को। कंफ्यूजन तो होना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। आपको भले ही लगता हो कि किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं है, उसमें भी कंफ्यूजन होगा आपको जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आएगा तो। ये खेल ही तो कंफ्यूजन का है पूरा। जितने कंफ्यूज होगे उसको जितना क्लियर करोगे उतनी ज्यादा कमांड उस पर बनेगी आपकी। पहली बार में क्लियरिटी नहीं आती कभी भी, आपको लगता है भले ही आ जाती है इजी कॉन्सेप्ट में भी, बट नहीं आती। जब तक आप बार बार उसको सॉल्व नहीं करोगे क्लियरिटी नहीं आती। ये सामने दिख रही है आपको क्योंकि ये थॉट प्रोसेस इसमें थोड़ी डिफिकल्ट, इजी कॉन्सेप्ट में दिखता नहीं है सामने। अब आप देखो ना, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में कंफ्यूज हो जाते हो आप अभी कि कहाँ मल्टीप्लाई करना है कहाँ पे ऐड करना है ना। शुरू में कितना कंफ्यूज हुए थे सब, अब नहीं हो रहे हो इतना, बट अभी भी कहीं हो जाओगे। कॉन्सेप्ट तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एड, तो वो विथ टाइम इंप्रूव होता है, तो इसमें भी जितना सोचोगे तो इंप्रूव होगा बेटा। सोचो क्यों आ रहा है, या मैंने जो बोला था उस टाइम, क्या बोल के मैंने एम को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, वो किस तरीके से वर्कआउट किया है, उस पर गौर करो, अपने आप सीखो एप्लीकेशन। चलो बढ़ू आगे, टाइम देना पड़ेगा उसको घर पे बैठ के आपको। अब देखो यहाँ पे आपने अभी तक जो किया, अच्छा एक और क्वेश्चन करो चलो। इसको कैसे करोगे, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3w। 3w की दुनिया ही अलग आ गई सर, ये तो पहली बार देख लिया आपने। बिल्कुल आपने इसको पहली बार देखा। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे 3w है। 3w में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग ही नहीं सकता आपका, तो क्या करोगे, तो आप सिंपल सा ये करोगे। हाँ, एक सेकेंड बताता, इसको ये करोगे कि अब w की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। w की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल, अगर 1 है तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है।
x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर w इक्वल टू 1 है तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 27। w 2 है तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 24 है। फिर कितना आएगा? 3 है तो कितना आएगा? 21 आएगा। कहां तक जाना चाहिए इसको? या w की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बोल सकते हो आप? 9। तो ये 3 तक आ सकती है क्योंकि इनकी मिनिमम वैल्यू भी देखो ना, नेचुरल नंबर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 1 1 1 1 के केस में 3 और w भाई साहब हो जाएंगे 9। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? तो आपका फाइनली जो आ जाएगा वो आंसर आएगा 26c2 प्लस 23c2 प्लस 20c2 टिल 2c2। बस यही आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट अभी नहीं कर पाओगे आप, कि या तो ये केस आ जाए, या तो ये केस आ जाए, या तो ये केस आ जाए, या तो ये, ऐसे 9 केसेस पॉसिबल है। तो इन 9 टर्म्स का एडिशन है। इसको समेशन के फॉर्मेट में जरूर आप लिख सकते हो। C2 है तो यहाँ तो C2 ही है, यहाँ पे 26 या 2 से चालू हो रहा है, 2 के पहले कौन सा आएगा? 5C2 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे जाते जाओगे आप। तो जनरल टर्म आप लिख के इसको लिख सकते हो। जैसे इसी एपी की, ये एक एपी बनेगा, 2 5 बाद में 8 आएगा, 23 आएगा, 26 आएगा। इस एपी की जनरल टर्म कितनी आएगी? फर्स्ट टर्म 2 प्लस r माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी जनरल टर्म आएगी 2 प्लस r माइनस 1 इंटू डी विच इज 3। तो 3r माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3r माइनस 1, वेयर r विल स्टार्ट फ्रॉम 1 टिल इट विल एंड एट 9, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। अब आप देखो, यही लिख दिया मैंने समेशन के फॉर्म। ये आंसर आ सकता है आपका, मतलब ऐसे ऑप्शन में आ सकता है 3r माइनस 1। r इक्वल टू 1 पुट करोगे ये आ जाएगा, r इक्वल टू 2 पुट करोगे ये आ जाएगा, r इक्वल टू 3 में ये आ जाएगा, r इक्वल टू 8 में ये आ जाएगा, r इक्वल टू 9 में ये आ जाएगा। मतलब समेशन के फॉर्मेट में लिख दिया उसको स्मार्टली, प्रोग्रेशन लगा के। बोलो बेटा। सर हम चार मतलब 27 थिंग्स को 4 में डिवाइड कर रहे हैं ना, मतलब 30 को हम 4 में डिवाइड कर रहे हैं, हाँ 4 में डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग क्या पे लिखना पड़ेगा? 27 माइनस 1 C4 माइनस 1 की C3 आएगा। क्यों आएगा बेटा? जब तूने w इक्वल टू 1 लिख ही दिया है तो तेरे पास क्या बचा है? यही बचा है ना। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेगा? अंडर द कंडीशन के एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर हो, 27 माइनस 1 C3 माइनस 1 ही लिखेगा ना। हाँ अच्छा, मेरे को वो W भी आएगा सर। w तो निकाल चुके ना, w की वैल्यू तो आई चुकी है ना 1 भाई मेरे। हाँ अरे इसका जो भी सॉल्यूशन आया, मान ले इसका एक सॉल्यूशन ये आ गया कि ये हो गया 3, ये हो गया 5 8 और ये हो गया 19। अब इसके जितने भी सॉल्यूशन आएगा उन सब में w तो 1 ही होगा ना, यस सर। राइट? तो हम लोग W के बगैर लगाएंगे नहीं, बाकी 3 के लगाएंगे ना। हम्म। बोल बेटा शीशा। कैन यू प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड वंस? मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये वाली? हाँ सर, और इससे पहले भी कुछ था क्या? इसके पहले बता देता हूँ। ये एक सेकंड सर, आई विल जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ सर, हो गया। हो गया? मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो फिर थोड़ा बच गया था। ओके ओके, नो इश्यूज। सर यहाँ पे हमने x y z एंड w के कॉम्बिनेशंस निकाल रहे हैं ना,
और वो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी x y z के ही कॉम्बिनेशन निकालना था ना? हाँ ओके। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग विद द डिस्टिंक्ट बॉल्स। जैसे अपन ने स्टार्टेड विद आइडेंटिकल बॉल्स, तो मैंने आइडेंटिकल में डील किया अभी तक। नॉन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डीलिंग विद डिस्टिंक्ट बॉल। एक्चुअली ये जेई एडवांस का बहुत फेवरेट टॉपिक है, जो अभी कर रहे हैं अपन और जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेंस में आ सकता है, बुक भी आप उठाओगे, बुक्स उठाओगे तो आपको मिलेगा, बुकलेट में भी मिलेगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बट मेंस में आने के चांसेस रिलेटिवली जो पहला पार्ट मैंने पढ़ाया उसमें से ज्यादा होते हैं। मना नहीं करूंगा इनमें से नहीं आ सकते, बट जो पहला पार्ट जब तक मैंने एनसीईआरटी करने को बोली, वहां से चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं मेंस में आने के। तो वो ग्रिप आपको अच्छी करनी है। ये ग्रिप भी डेफिनेटली जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो मेरे साथ करो, ठीक है। पीएनसी बेटा ऐसा टॉपिक है कि मैक्सिमम स्टूडेंट आप देखोगे बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, तो मैं बहुत इसको अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। बाकी अदरवाइज नहीं तो इट्स रिलेटिवली लोगों को आप देखोगे तो 80% ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गिविंग जेई मेंस इज फेसिंग प्रॉब्लम इन पीएनसी डेफिनेटली एट द एंड। बोलो बेटा। सर वो आप लेस देन 30 वाले समझा सकते हो? इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही? मैंने बोला ना सर बेटा, तेरे को बोला तो सही, मैंने खुद सोचना क्या प्रॉब्लम आ रही है हमको इंट्रोड्यूस करने से। सर ये नहीं, इससे पहले वाला। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है हमको इंट्रोड्यूस करने सर में? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे टोटल कॉम्बिनेशन 33C3 मिलेगा विद m ना? विद एम और विदाउट एम डजंट मैटर टू अस, हमको तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज चाहिए ना। अच्छा, तो अगर हम लाइंस बनाएंगे, मतलब टेबल बनाएंगे, तो x y z m वैसे हमको आएगा? फाइनली एम तो मैंने सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया, मुझे सॉल्यूशन तो इसको चाहिए ना भाई, हाँ हाँ। अंडर दिस कंडीशन। और x प्लस y प्लस z के 31 कॉम्बिनेशन चाहिए? नहीं नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इतने ही कॉम्बिनेशन आएंगे जो सम 30 या 30 से छोटे लाएंगे। नहीं नहीं, एज अ टर्म आई एम सेइंग x प्लस y प्लस z, उसका सम करके 31 आएगा ना नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन? 31 क्यों आएगा यार, वो तो लेस देन इक्वल टू 30 है ना मेरे पास। 31 क्यों आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड? एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो जो भी आएगा वो 30 या 30 से कम आना चाहिए। दैट इज अवर क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वी आर सॉल्विंग। नहीं नहीं, x प्लस y प्लस z की 31 वैल्यूज आ सकती है ना, वो बोल रहे हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की तो ऐड करके 33C3 वैल्यूज आ सकती, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती। x y and z की 33 हाँ C3 डेफिनेटली, है। ये क्या लिखा है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू ही तो लिखी है, कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज है, सो दैट देयर सम इज लेस देन इक्वल टू 30 होगा। नहीं, मैं सम का पूछ रहा हूँ, मैं वो वैल्यूज का नहीं सम पूछ तो रहा हूँ। बेटा, सम तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, सम तो आपके पास 30 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 to 30 तो 31 वैल्यूज आई ना, x प्लस y प्लस z को ऐड अच्छा, करके। 31 वैल्यू ये पूछ रहा है? हाँ हाँ हाँ। 31 डिफरेंट वैल्यूज, एक्स वाई जेड की यस वैल्यूज यस। का मतलब है एक्स वाई जेड के कॉम्बिनेशन सोच रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, ऐड करके बोल रहा था। हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के 31 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, क्योंकि ये लेस अच्छा। देन इक्वल टू 30 जब दे दिया उनने, तो 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, टिल 30 भी पॉसिबल अंडर दिस कंडीशन। यस यस, बट सेपरेटली इतने वैल्यूज पॉसिबल, 33C3। हाँ सेपरेटली, मतलब तुमको अगर एक्स वाई जेड की ये वैल्यू भी आई तो ये भी चलेगी, हाँ। क्योंकि एंड ये भी ये कंडीशन को 210 सेटिस्फाई ऑल्सो। कर रहा है। हाँ, 210 भी तो सपोज जो आया। हाँ, 210 भी चलेगी, यस यस। या फिर ओके। 1000 भी चलेगी, या 0010 भी चलेगी, कुछ भी चलेगा जिससे इन तीनों का समीशन 30 या 30 से छोटा हो। ओके सर, अंडरस्टैंड। 1C2 नहीं आएगा बेटा, 2C2 आएगा हर्षल, 1C2 कहीं नहीं आएगा। 1C2 पॉसिबल नहीं होता ना बेटा, एक में से दो को कैसे सिलेक्ट करेगा तो? या वैल्यू 0 बोल दे, फिर उसका 1C2 की वैल्यू 0 बोल दे अगर आ रही है तो। चलो देन, सॉल्व करो बेटा, बुकलेट स्टार्ट, सॉल्व करो।